अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइटोटिक फेज़। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया था, एक इंटरफेस और एक एम फेज़। इंटरफेस को हमने देख लिया कि वो फेज़ हमारे पास उन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है जो कि सेल को उसकी डिवीज़न से पहले प्रिपेयर करता है। एक सीक्वेंशियल प्रिपरेशन और से चेंजेस का नाम इंटरफेस है। ये इसीलिए लॉन्ग फेज़ था क्योंकि इसमें सेल को वो तमाम अंदर उसके चेंजेस आ जाती हैं जो कि डिवीज़न के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद अल्टीमेटली एम फेज़ आता है जो कि शॉर्ट फेज़ है एज़ कम्पेयर टू इंटरफेस, क्योंकि उसमें सिंपली जो भी प्रिपरेशन हुई होती है उस स्पेस पर सेल ने डिवाइड होना होता है और अपनी कॉपीज़ बनानी होती हैं। उसकी भी माइटोटिक फेज़ होता है और मियोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ हमारे पास माइटोसिस के लिए, अगर सेल माइटोसिस जो है वो डिवीज़न परफॉर्म कर रहा है, ये डिपेंड करता है सेल की टाइप पर। और मियोटिक फेज़ वो है जो कि जर्म सेल्स फिर बॉडी के जो हैं वो उस सेल डिवीज़न में जाते हैं जो कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देता है। तो माइटोटिक फेज़ हमारा फर्स्ट फेज़ रहेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में फिर मियोटिक फेज़ को भी देखेंगे। माइटोसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल एज दैट इन द पेरेंट सेल्स। ये हमारे पास सेल डिवीज़न की एक टाइप है जो कि डिवीज़न के बाद डॉटर सेल के अंदर भी सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ही इंश्योर करती है जितने उनके पेरेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मींस कि एक डिप्लॉयड सेल है, उसने जब एक डॉटर सेल बनाया वो भी डिप्लॉयड ही होगा, यानी 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेरेंट सेल में थे, 46 ही हमारे पास डॉटर सेल में होंगे। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ये एक सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को ही रीस्टोर रखता है। माइटोसिस को जो है हम एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन कन्वेंशनली हम इसे टू जो है वो टाइप्स में और से हम कैटेगरीज़ में से डिवाइड कर लेते हैं। एक है कैरियोकिनेसिस और एक है साइटोकिनेसिस। अब हमारे पास जो कैरियोकिनेसिस है ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस में, जबकि साइटोकिनेसिस हमारे पास इन्वॉल्व होता है डिवीज़न ऑफ होल सेल, जिसे हम साइटोप्लाज्म अगर मेनली कहें तो साइटोप्लाज्म की डिवीज़न में इन्वॉल्व होता है ये फेज़। तो माइटोसिस को एक कंटिन्यूस प्रोसेस होने के अलावा हमने उसे फेजेस में इसीलिए डिवाइड किया ताकि इजीली जो है अंडरस्टैंड हो सके। आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो कैरियोकिनेसिस पे रहेगा। उसके बाद हम कैरियोकिनेसिस को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके पूरे टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने इसे फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस फुली इन्वॉल्व है। इसमें न्यूक्लियस की डिवीज़न है कि न्यूक्लियस की किस तरह से जो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किस तरह से ब्रेक करती है, फिर उसका क्रोमेटिन मटीरियल वो किस तरह से स्प्रेड हो जाता है पूरे साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियस है जो सेंटर में, और किस तरह से दोबारा से जो है वो रीस्टोर कर लेता है अपनी शेप को भी और अपने सारे मटेरियल को भी दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसमें हम इन तमाम एक्टिविटीज़ को देखेंगे जिसमें डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। आज हमने कैरियोकिनेसिस को सिर्फ ब्रीफली देखना है, कल इंशाल्लाह हम इसकी फ़र्दर टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। साइटोकिनेसिस को फिर हम देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ होल सेल, ये हमारा नेक्स्ट जो है वो टारगेट होगा जिसमें हम होल सेल की डिवीज़न के ऊपर जो है वो बात करेंगे। कैरियोकिनेसिस पे हम आते हैं तो एट द बिगनिंग इस प्रोसेस के एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इस तरह का ये सेल मौजूद है जो कि अब माइटोसिस परफॉर्म करने से पहले एट द बिगनिंग पोजीशन ये किस तरह से होगा। न्यूक्लियस का सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट है, ये इंटरफेस से होकर गुजर चुका है, ये सेल प्रिपेयर्ड है, इसमें वो तमाम सीक्वेंशियल वे में चेंजेस अकर हो चुकी हैं जो कि डिवीज़न के लिए रिक्वायर्ड थी। अब इसके जिसमें अगर ये इंटरफेस से पास आउट हो चुका है, यानी इंटरफेस की सब फेज़ एस फेज़ में सेंट्रियोल्स भी इसके डुप्लीकेट हो गए होंगे विद द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और से हेरिडिटरी मटेरियल।
तो लेकिन वहाँ पर क्या था कि सेंट्रोसोम जो है वो एक ही था इन दोनों सेंट्रियोल्स का। ये हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, ये उसका डुप्लीकेट बन गया है, लेकिन ये एक ही सेंट्रोसोम में प्रेजेंट हैं। अभी माइटोसिस के जो है वो फेज़ में बिल्कुल पूरा एंटर हो, मतलब कैरियोकिनेसिस की जो है वो टाइप्स में, उनके फेजेस में जो है हमारे पास प्रोफेज़ है, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, इसमें एंटर होने से पहले सेंट्रियोल्स का जो डुप्लीकेट होता है वो सेंट्रोसोम में ही रहता है, एक ही सेंट्रोसोम में रहता है। अब हमारे पास जैसे ही सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है अर्ली इन द माइटोसिस, तो जो हमारे पास पेयर्स हैं, 2 पेयर्स हैं सेंट्रियोल्स के, ये ऑपोजिट पोल की तरफ एक पेयर चला जाता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये इसके नेक्स्ट जो है वो पोल की तरफ आ जाएगा। यहाँ से मैं ये रिमूव कर देती हूँ और हमारे पास अब ये जो पेयर्स हैं जो आपस में सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो हैं वो आ गए हैं एक दूसरे के, ये बायपोलैरिटी क्रिएट करते हैं एक सेल की, जो कि अब माइटोसिस के तमाम फेजेस से पास आउट होने लगता है। अब जो है ये एक दूसरे से ऑपोजिट पोल्स पर जाकर बायपोलैरिटी क्रिएट कर कर इसके अंदर से 3 सेट्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ओरिजिनेट होते हैं। आप ये वर्ड जो है ये माइंड में रखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 सेट्स ओरिजिनेट होते हैं। ये वही माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि सेंट्रियोल्स की कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। आपको अच्छी तरह से याद है, हमने सेल के टॉपिक में सेंट्रियोल्स का पूरा एक लेक्चर बनाया था, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनकी कॉम्पोजिशन में हमने पढ़ा भी था। तो 3 सेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के ओरिजिनेट होते हैं ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स से। एक हमारे पास है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि इसकी अटैचमेंट करवाता है सेल के साथ, एक ये हमारे पास सेट है, और बाकी जो 2 सेट्स हैं वो स्पिंडल की कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो चुका होगा क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो फिर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये हम फेजेस में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्रोमोसोम्स जो हैं ये इरेगुलर पोजीशंस में प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम मैंने एक ड्रॉ भी किया है, यहाँ मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। इनको अलाइन करने के लिए और एक पूरा एक अरेंजमेंट इनकी बनाने के लिए जो बाकी के 2 सेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो कि जिनकी कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व है हमारे पास प्रोटीन ट्यूबुलिन और ट्रेसेस ऑफ आरएनए, तो इनमें इस तरह से करके ये ओरिजिनेट होते हैं सेंट्रियोल्स के साथ, और ये जो है ये अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के प्राइमरी कंस्ट्रक्टिव एरिया पे, जिसमें काइनेटोकोर प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होती हैं। 2 तरह के हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, एक होगा हमारे पास काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक हमारे पास होंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अटैच होंगे क्रोमोसोम्स के साथ, और क्रोमोसोम्स के बीच प्राइमरी कंस्ट्रक्टिव एरिया पे जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, एक पूरा एक क्रोमोसोम है जो कि एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका हुआ है। इसका जो सेंट्रोमेयर वाला पोर्शन है इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टिव एरिया भी कहते हैं, जहाँ पर काइनेटोकोर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो उसका सेकेंड सेट था हमारे पास, वो अटैच हो जाता है क्रोमोसोम्स के इस एरिया के साथ, जबकि जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, इंटरडिजिटेट जो हैं वो होते हैं दूसरे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जो दूसरे पोल पर प्रेजेंट सेंट्रियोल से ओरिजिनेट हो रहा है। और ये सब का पर्पस, ये जो 3 सेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जिसकी कॉम्पोजिशन में ट्रेसेस ऑफ आरएनए इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ ट्यूबुलिन प्रोटीन इन्वॉल्व है, ये जो हैं क्या करते हैं कि इन क्रोमोसोम्स को, जो कि कंडेंस फॉर्म है क्रोमेटिन की, उनको अलाइन करते हैं सेल के मिड में, साथ ही साथ ताकि इनकी अरेंजमेंट करके, ताकि जब इनकी सेपरेशन हो तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डॉटर सेल्स में जा सकें और माइटोसिस की डेफिनेशन को पूरे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और इस तमाम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को, जिसमें एस्टर्स और स्पिंडल्स इन्वॉल्व हैं, ओवरऑल इन्हें हम माइटोटिक अपरेटस का नाम देते हैं। अगर आपसे माइटोटिक अपरेटस का पूछा जाए तो फिर आप उसमें
एस्टर्स का जिक्र करेंगे और स्पिंडल्स का जिक्र करेंगे। इसे हम कलेक्टिवली माइटोटिक्स अपरेटस कहते हैं। ये लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस और ये स्पेशली डिज़ाइन होता है क्रोमोसोम्स को अलाइन करने के लिए और फाइनली सेपरेट करने के लिए, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम्स की इंश्योर हो सके उनके डॉटर सेल में, जो कि माइटोसिस का रियल पर्पस है। ये हमारे पास था अर्ली जो है वो प्रोसेसेस ऑफ माइटोसिस। जब भी माइटोसिस के फेजेस में सेल जो है जाने लगता है, उससे पहले एक ही सेंट्रोसोम में प्रेजेंट जो सेंट्रियोल्स हैं, ये बायोपोलैरिटी क्रिएट करके ओरिजिनेट करते हैं 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ताकि आगे आने वाले फेजेस में क्रोमोसोम्स को इक्वली तौर पे अलाइन और सेपरेट किया जा सके और अल्टीमेटली डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंश्योर कराए जा सकें। तो ये हमने कैरियोकिनेसिस की बिगनिंग को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल हम इसके फेजेस को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ये मैंने डायग्राम आपको जो ड्रॉ करके दिखाई है, इसमें मैंने प्राइमरी कंस्ट्रक्टिव एरिया के साथ साथ आपको ये दिखाना चाहा कि हमें पता है कि ये जो हमारे पास स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये असल में हमारे पास क्रोमेटिन ही मटेरियल है। अगर हम इसे अल्ट्रा मैग्नीफिकेशन से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से जैसे स्ट्रिंग्स हैं और ये अंदर बीड्स हैं। तो इस तरह के हम स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन ही बोलते हैं। इसकी कंडेंस फॉर्म जिसमें फोल्डिंग हो जाती है, उसे अल्टीमेटली हम इस क्रोमोसोम का नाम देते हैं। क्रोमोसोम जो है ये हमारे पास क्रोमेटिन ही होता है, बट उसकी कंडेंस फॉर्म होती है। और साथ ही साथ हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं ये तभी विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तब उसका ये जो है ये इनविजिबल हो जाता है, ये हेरिडिटरी मटेरियल। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि इन टर्म्स से फेमिलियर आपको होना ज़रूरी है सेल साइकिल को स्टडी करने से पहले। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।